नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेच हिंदी लर्नर्स में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यूपी टेट के रिट एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। क्या होता है, मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितने पार्टों में डिवाइड होता है या उसमें कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, ऑप्शन पढ़िएगा 1 2 3 4। तो जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं, 1 2 3 और 4। तो उसमें कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में। तो 4 कक्ष कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं आपके निलय होते हैं, 2 निलय होते हैं और 2 क्या होते हैं, अलिंद होते हैं। क्या होते हैं, 2 अलिंद होते हैं। ठीक है, 2 अलिंद होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार। कितनी बार, 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय जो होता है उसका भार कितना होता है या वेट कितना होता है, तो उसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 300 से 350 ग्राम तक होता है। कितना होता है, 300 से लेकर 350 ग्राम तक उसका वेट होता है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जो उसमें से 2 निलय होता है और 2 क्या होता है, अलिंद होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय जो होता है उसका वेट कितना होता है, उसका वेट 300 से लेकर 350 ग्राम तक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, पढ़िएगा। वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं वे आमतौर पर देखी जा सकती हैं। ठीक है, क्या होता है, अदृश्यमान होती हैं, वो आमतौर पर किसकी सहायता से देखी जा सकती हैं। आपसे पढ़िएगा, एक्स किरण से, गामा किरण, बीटा किरण या अल्ट्रा वायलेट किरण। तो वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं आमतौर पर वे अल्ट्रा वायलेट किरणों द्वारा देखी जा सकती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्या कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो रक्त का थक्का जमाने में जो सहायक विटामिन होते हैं कौन सी विटामिन होती है, विटामिन के जो होती है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। ठीक है, इसी की अगर कमी हो जाती है तो ब्लड में तो क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर पूछ लिया कि विटामिन जो के होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो उसका रासायनिक नाम होता है नेप्थोक्विनोन। क्या होता है, नेप्थोक्विनोन होता है, नेप्थोक्विनोन उसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है। कुनैन नामक जो दवा होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, नीलगिरी के पौधे से, एकोनाइट के पौधे से, शिकोना के पौधे से या जली पौधे से। जो कुनैन नामक दवाई होती है वो आपका प्राप्त होती है किससे, शिकोना के पौधे से। ठीक है, शिकोना नामक दवाई जो होती है वो किससे प्राप्त होती है, शिकोना के पौधे से प्राप्त होती है। ठीक है, शिकोना जो पौधा होता है उससे क्या होता है, उसकी छाल से प्राप्त होती है। ज्वर जो कुनैन नामक दवाई होती है किसके लिए होती है, ज्वर नाशक होती है। ज्वर अगर किसी को बुखार हो जाता है तो उसके इलाज में इसका यूज होता है। ठीक है, ज्वर नाशक होती है। ठीक है, फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या करें, कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है नीलगिरी के पौधे से, इकोनाइट के पौधे से, शिकोना के पौधे से या जली पौधे से। जो कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है शिकोना पौधे के छाल से बनाई जाती है, जिसका यूज किसमें किया जाता है, ज्वर नाशक के रूप में इसका यूज होता है। अगर किसी को बुखार हो जाता है तो उसके इस यूज के लिए, उसको दूर करने के लिए इस कुनैन नामक दवाई का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शिकोना के पौधे से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, यदि एक अध्यापक जो है वो क्या करता है कि अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर का उदाहरण का सहारा लेकर कोई चीज़ बताता है
या पढ़ाता है तो क्या होता है कि वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है। ऑप्शन पढ़िएगा, विटामिन्स के बारे में बताना चाहता है, या कार्बोहाइड्रेट के बारे में, या प्रोटीन, या खनिज लवण के बारे में। तो यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड का सहारा लेता है तो किसके बारे में बता रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता रहा है, क्योंकि आलू, चावल, ब्रेड हुआ इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। जबकि अगर प्रोटीन के बारे में पूछता है तो जैसे अंडा हुआ, अंडा, मांस मछली इन सब में जो होता है प्रोटीन जो होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है। ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। उत्सर्जन तंत्र जो होता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। वृक्क से, कान, फेफड़े, त्वचा। तो जो आपका इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। कान जो होता है किसी प्रकार का उत्सर्जन तंत्र नहीं होता, बल्कि एक प्रकार तंत्र होता है जिसकी सहायता से हम कोई चीज़ श्रवण करते हैं, या मतलब जिसकी सहायता से हम कोई चीज़ सुन सकते हैं। ठीक है। जबकि आपका जो वृक्क होता है, वृक्क क्या होता है, वृक्क मूत्र का उत्सर्जन करता है। वृक्क की सहायता से क्या होता है, एक प्रकार का उत्सर्जन तंत्र होता है जिसकी सहायता से मूत्र का उत्सर्जन होता है। ठीक है। जबकि आपका फेफड़ा होता है, फेफड़े की सहायता से क्या होता है, फेफड़े की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और त्वचा की सहायता से पसीना का उत्सर्जन होता है। ठीक है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या करें, उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित होता है। उत्सर्जन तंत्र शरीर का, उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, शरीर का वह भाग या वह अंग जहाँ से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा, उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है, इसमें से कौन सा है जो उत्सर्जन तंत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, कान से संबंधित नहीं होता है। जबकि वृक्क क्या करता है, मूत्र का उत्सर्जन करता है, फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, और त्वचा से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, पढ़िएगा। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती हैं। जो मादा मच्छर होती हैं वो रक्त को क्यों चूसती हैं। ठीक है। मादा मच्छर जो होती हैं रक्त चूसने का कार्य क्यों करती हैं, मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, या अंडा देने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि अंडा देने के लिए। मादा मच्छर जो होती हैं अंडा देने के लिए वो ब्लड को चूसती हैं, जबकि ये कार्य नर मच्छर नहीं करते क्योंकि वो बच्चे नहीं देते हैं। ठीक है। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अंडा देने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ के अंश के कारण क्या होता है। जो पानी होता है अगर उसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं उसके कारण कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन पढ़िएगा, कैंसर, आँखों से पानी आना, डीएनए विखंडन, सभी। तो जो अगर किसी जल में अगर रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश पाया जाता है तो उसके कारण कैंसर भी हो सकता है, आँखों से पानी भी आ सकता है, और डीएनए विखंडन भी होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, सभी क्या है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर मतलब टाइगर की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम लागू किया गया था। वो किस सन में लागू किया गया था, 2011, 1970, 2007 कि 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था कब शुरू किया गया था, 1 अप्रैल 1973। कब अप्रैल किया गया था, 1 अप्रैल 1973 में लागू किया गया था। ठीक है। जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू की गई थी। कहाँ से शुरुआत किया गया था, इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो की गई थी कहाँ से की गई थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे स्थित है, आपके उत्तराखंड में स्थित है। वहाँ से इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में
और 1973 कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थापित है, वहाँ से शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, पढ़िएगा। डैचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ठीक है, क्या कह रहा है कि डैचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में या सिक्किम में? तो डैचीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है? आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है? डैचीगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में होती है। कब होती है? 1981 में होती है। ठीक है, डैचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने के काम में नहीं आती है? इसमें से कौन सी सामग्री ऐसी है जिसका प्रयोग घर को बनाने में नहीं किया जा सकता है? ठीक है, सीमेंट, लोहा, पत्थर या स्कूटर? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। स्कूटर का प्रयोग घर बनाने में नहीं किया जा सकता, जबकि सीमेंट हुआ, लोहा, पत्थर, इन सब का प्रयोग घर बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या है? स्कूटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है? सूर्य नगरी नाम है। सूर्य नगरी नाम से जो होता है वो किसे जानते हैं? ठीक है, हाँ, देखिए आप क्वेश्चन पढ़िएगा। सूर्य नगरी नाम है किसका? जयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का, जोधपुर का? तो सूर्य नगरी नाम से किसे जाना जाता है? सूर्य नगरी नाम से जोधपुर ज़िले को जाना जाता है। जोधपुर ज़िला जो है उसको क्या जानता है? सूर्य नगरी नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पे? राजस्थान का जोधपुर ज़िले को सूर्य नगरी नाम से जानते हैं। जोधपुर कहाँ पे स्थित है? जोधपुर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना, जोधपुर की स्थापना कब होती है? 1459 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और किसके द्वारा कराया जाता है? राजपूत शासक राव जोधा द्वारा। किसके द्वारा? राव जोधा द्वारा इसकी स्थापना कराई जाती है। ठीक है, राव जोधा। ठीक है, पढ़िएगा। सूर्य नगरी नाम किसका है? जोधपुर का है, जो कि कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। जोधपुर की स्थापना कब होती है? 1459 ईस्वी में। और किसके द्वारा होती है? राजपूत शासक राव जोधा द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, पढ़िएगा। CNG का पूरा नाम क्या होता है? CNG का पूरा नाम क्या होता है? का ऑप्शन पढ़िएगा। कॉमन नेशनल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस या सर्टिफाइड नेचुरल गैस? तो जो इसका राइट आंसर होगा, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? यातायात वाहनों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किस रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में। यातायात जो भी वाहन चलते हैं उसमें ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो मुख्य घटक होता है, CNG का मुख्य घटक क्या होता है? CH4 होता है। CH4 क्या होता है? वो मेथेन होता है। ठीक है, इसका मुख्य घटक क्या होता है? मेथेन होता है। ठीक है, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जिसका प्रयोग यातायात ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका प्रमुख घटक क्या होता है? मेथेन होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? जल मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जल मंदिर जो है उसका संबंध किस धर्म से है? ठीक है, यहाँ पे ए आंसर का क्वेश्चन होगा। जल मंदिर के संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो जल मंदिर का जो संबंध है वो किससे है? ये जैन धर्म से संबंधित है। तो जल मंदिर जो है इसका निर्माण कहाँ पे हुआ है? जल मंदिर जो है नालंदा के समीप पावापुरी में है। कहाँ पे है? नालंदा के समीप पावापुरी स्थान है, वहाँ पे
इसका निर्माण किया गया। किसमें है? नालंदा के समीप पावापुरी एक तालाब में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। जल मंदिर का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो जल मंदिर का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। इस जल मंदिर कहाँ पे स्थित है? जल मंदिर जो है वो नालंदा में पावापुरी के पास एक तालाब है, तालाब के बीच में ये स्थापित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी क्या है? नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछ लिया कि नर्मदा नदी जो है इसकी लंबाई कितना है, तो आप बता सकते हैं इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितना है? 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। इस नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है? फिर से पढ़िएगा। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है, सही भी हो सकता है, या बुद्ध के भिन्न भिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, क्या होता है? लैंगिक पूर्वाग्रह, मतलब लैंगिक पक्षपात को दर्शाता है। अगर कहीं भी अगर लड़कों का पक्ष लेकर लड़कियों को कमज़ोर बताया जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि लड़कियां ये चीज़ नहीं कर सकते, या लड़के कर सकते हैं, या लड़के कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती हैं, तो क्या होता है? आपका लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, मतलब लैंगिकता का पक्षपात हो रहा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। यहाँ पे आपके सामने दे रखा है ऑप्शन, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। ऑप्शन पढ़िएगा। ऑप्शन में एक दिया है कि बाल विवाह, ऑप्शन सेकंड है दहेज, थर्ड है बाल श्रम, ये सभी। तो जो सामाजिक बुराइयों क्या होती हैं, सबसे पहले देखिएगा सामाजिक बुराइयां होती क्या हैं। समाज में दोष उत्पन्न करने वाले सामाजिक जो भी तत्व होते हैं, समाज में दोष उत्पन्न करने वाले जो भी कारण या तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सामाजिक बुराइयां कहलाते हैं। ठीक है, जिसके कारण सामाजिक हादसा हो या समाज में कोई दिक्कत आए या परेशानी आए, तो सब क्या कहलाती हैं? आपकी सामाजिक बुराइयां कहलाती हैं। सामाजिक बुराइयों में कौन कौन से हो सकते हैं? तो बाल विवाह भी आता है, दहेज भी आता है और बाल श्रम आता है। सब क्या होते हैं? सामाजिक बुराइयां होती हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या होता है? सामाजिक बुराइयां ये सभी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, पढ़िएगा। खरीफ की फसल नहीं है, चावल, गेहूँ, गन्ना, मक्का। तो इसमें से जो खरीफ की फसल नहीं है वो क्या है? गेहूँ जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। जबकि चावल, गन्ना, मक्का क्या होती हैं? खरीफ की फसल होती हैं, जो जून जुलाई में बोई जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो गेहूँ होता है, गेहूँ क्या होता है? आपकी रबी की फसल होती है। कौन सी फसल है? ये रबी की फसल है। रबी की फसल जो होती है कब बोई जाती है? रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है। ठीक है, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। गेहूँ जो होता है वो खरीफ की फसल नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आ रहा है? धूम्रपान से होने वाला रोग। धूम्रपान ज़्यादा मात्रा में करने से कौन सा रोग होता है? ठीक है, धूम्रपान ज़्यादा मात्रा में करने से कैंसर होता है। कौन सी बीमारी होती है? कैंसर हो जाती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्या होता है? कैंसर होता है। कैंसर क्या होता है? कैंसर एक प्रकार का विषाणु जनित रोग होता है। क्या होता है? एक विषाणु जनित रोग होता है। इसमें क्या होता है कि जो ऊतक होते हैं, ऊतक का बनना बंद हो जाता है, ऊतक नष्ट हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अगर आपको चोट या घाव लग जाता है तो जल्दी भरता नहीं, मतलब जल्दी ठीक नहीं होता है। तो धूम्रपान से होने वाला रोग क्या है? कैंसर होता है। इसमें क्या होता है
के तक नष्ट हो जाते हैं, जिससे अगर क्या हो जाता है, अगर आपको कभी चोट या घाव लग जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। जो विटामिन ए होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, आप सब पढ़िएगा, रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी, क्वाशीक्योर। तो जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। रात क्या रतौंधी में क्या होता है, रात के समय आपको एकदम दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो रतौंधी अगर आपको बीमारी है, विटामिन ए की कमी है, तो विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए आप कौन कौन चीज़ खा सकते हैं। गाजर खा सकते हैं, गाजर, टमाटर, मक्खन का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करें ताकि विटामिन की कमी को पूरा कर सकें। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि शारदा एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। शारदा एक्ट जो है इसका संबंध किससे है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम या अनिवार्य शिक्षा। तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है, शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। शारदा एक्ट की स्थापना कब होती है, स्थापना 1929 ईस्वी में होती है, जिसमें विवाह के लिए लड़के एवं लड़कियों की आयु का निर्धारण किया जाता है। इसमें क्या निर्धारित किया जाता है, लड़कों की जो शादी की उम्र होती है 18 वर्ष लड़के और 14 वर्ष क्या होती हैं, 14 वर्ष लड़कियों की आयु निर्धारित किया जाता है किसमें, शारदा एक्ट के तहत। तो शारदा एक्ट का संबंध लिखित में किससे है, तो शारदा एक्ट का संबंध जो है आपका बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट की स्थापना 1929 ईस्वी में होती है, जिसमें लड़कों और लड़कियों के विवाह योग्य आयु का निर्धारण किया जाता है। इसमें लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की जाती है और लड़कियों की आयु जो है वो 14 वर्ष निर्धारित की जाती है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।